हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल CSI नेट लाइफ साइंस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 ईयर्स PYQ सीरीज़ कंटिन्यू है। तो इसका पहला पार्ट पहले अपलोड हो गया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सेल बायोलॉजी के यूनिट के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक के, ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये टॉपिक है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शन। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू होगा, इससे पहले ये क्वेश्चन वहाँ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि आयो ये एक लेबल्ड क्या होता है, डाई अमाइनो फ्लोरीन, जिसे डेफ बोलते हैं, इज अ वेल नोन फोटो एक्टिवेटेड हाइड्रो हाइड्रोफोबिक प्रोब ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन। तो ये कह रहे हैं कि ये एक हाइड्रोफोबिक प्रोब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। To determine the approximately length of the number of the hydrophobic domain in any integral membrane protein। मतलब क्या कह रहे हैं कि किसी भी टू डिटरमाइन द लेंथ और नंबर ऑफ अ हाइड्रोफोबिक डोमेन, मतलब एक तो आपको लेंथ निकालने और नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक डोमेन निकालने किसी किसके इंटीग्रल प्रोटीन के। अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, मतलब एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना हम लोगों को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। इन ऑर्डर टू हाँ ascertain the aforesaid aspect indicate the correct combination from the following choices। तो पहला ऑप्शन क्या है कि intact membrane was allowed to interact with DEF and uncorporated DEF measure। क्या बोल रहे कि मान लो कोई इंटैक्ट मेम्ब्रेन है ऐसे, ये ब्लू कलर से आपकी मेम्ब्रेन डिनोट होगी, ये एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। तो उसमें बोल रही है कि डेफ को इंटरेक्ट कराएंगे और अनकॉर्पोरेटेड डेफ को भी मेजर्ड करेंगे। तो क्या इससे ठीक रिजल्ट आएगा, आपको ऐसा लगता है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इंटेक्ट मेम्ब्रेन वाज अलाउड टू इंटरेक्ट विद डेफ लाइज्ड एंड टोटल प्रोटीन प्रिसिपिटेशन precipitated with the TC and amount of the radioactivity incorporated in total। कह रहे हैं कि इंटेक्ट मेम्ब्रेन में अलाउ करेंगे डेफ को इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोटीन जितना भी प्रिसिपिटेशन मिलेगा उसको TCA से उस इनकॉर्पोरेटेड वाले को TCA से उसकी अमाउंट को पता करेंगे। प्रोटीन इन द टोटल प्रोटीन इन द TCA प्रिसिपिटेशन फ्रैक्शन मेजर करेंगे उसका। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, द मेम्ब्रेन वॉज अलाउड टू इंटरेक्ट विद द डेफ एंड देन मेम्ब्रेन वॉज सॉल्युबलाइज विद डिटर्जेंट। क्या कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो है उसको इंटरेक्ट कराएंगे डेफ से और सॉल्युबलाइज करेंगे डिटर्जेंट से। एंड प्रोटियोलाइसिस लिमिट प्रोटियोलाइसिस रन ऑन द SDS स्विच फॉलोड बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। फोर्थ ऑप्शन ये है कि इंटैक्ट करेंगे मेम्ब्रेन से डेफ को, फिर कंप्लीट प्रोटियोलाइसिस कराएंगे और SDS करेंगे एंड फाइनल द रेडियोग्राफी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा? देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो कि मान लो एक मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है। अब एक बात बताओ, इसमें हाइड्रोफोबिक रीजन कहाँ होगा? तो ये तो हाइड्रोफिलिक है आपका, और ये है आपका हाइड्रोफोबिक। अब इसमें मान लो कोई एक इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, जिसको ये लोग लेबल करने के लिए बोल रहे हैं डेफ से। I-125 आइसोटोप वाला डेफ है ये, इससे कर रहे हैं, इसको लेबल किया क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी रखता, तो ये हाइड्रोफोबिकली यहाँ बाइंड हो गया, ठीक है। ये अपना इंटीग्रल प्रोटीन निकल गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि उसको हमें सेपरेट करना। अब क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट चल रहा, हमें कंट्रोल लेकर चलना एक्सपेरिमेंट में, प्रोटोकॉल को फॉलो करना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उसे सेपरेट करो, सेपरेट करके उसे उसके डोमेन, एक तो लेंथ बताओ कि कितना बड़ा है, और उसके बाद नंबर ऑफ उसके हाइड्रोफोबिक रीजन कितना है, मतलब वो कितने बार मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा, ठीक है, वो कैसा है
एक बार स्पेन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कितने बार किया, तो ये चीज़ हमें पता लगानी। तो जो 2 ऑप्शन है वो तो करेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि पहले में बोल रहा है कि इनकॉर्पोरेटेड को भी ले लो, तो इनकॉर्पोरेटेड डेफ को मेजर करके क्या करेंगे, अमाउंट ही गलत आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं कि उसको लाइज कर दो, प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। अब जब प्रोटीन लाइज हो जाएगा, वो आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो उसको आप एग्जैक्ट कैसे पता लगाओगे कि उसकी लेंथ कैसी है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि पहले तो इंटरेक्ट कराओ डेफ से, जो डायग्राम ऐसा बना था ये इंटीग्रल प्रोटीन का। अब इसे डेफ से इंटरेक्ट कराया, यहाँ हाइड्रोफोबिक रीजन में बाइंड कर दिया, सॉल्युबलाइज विद डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से सॉल्युबलाइज करेंगे तो क्या होगा कि ये इंटीग्रल प्रोटीन निकल आएगा अलग, ठीक है, ये मान लो निकल आया। अब इस ऑप्शन में क्या बोला, लिमिटेड प्रोटोलाइसिस कराओ। अगर हम लिमिटेड प्रोटोलाइसिस कराएंगे तो हो सकता है हमें जो हमारा जो डिज़ायर्ड पार्ट है प्रोटीन का वो मिले, लेकिन इस ऑप्शन में क्या बोला, कंप्लीट प्रोटोलाइसिस। अगर कंप्लीटली प्रोटोलाइसिस करा देंगे तो हो सकता है ये इंटरनल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाए और हमें सही रिजल्ट ना मिले। तो क्योंकि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की बात की, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ये कि लिमिटेड प्रोटोलाइसिस करा के जब हम उसको एसडीएस पेज पे रन करेंगे तो हमें उसके बैंड मिल जाएंगे, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जिस जिस बेस पेयर पे मिलेगा लेंथ क्या है और उसकी हाइड्रोफोबिक डोमेन उसमें कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जून 2015 का है। ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड आर प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ द शुगर एंड फॉस्फोराइल कोलाइन। तो क्या कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोलिपिड है और स्फिंगो लिपिड है वो किसके एडिशन से बनते, शुगर और फॉस्फोराइल कोलाइन टू सेरामाइड ऑन अ साइटोसोलिक एंड ल्यूमिनर फेस रिस्पेक्टिवली। तो ल्यूमिनर फेज क्या हुई कि इनसाइड जो अंदर वाली होती है वो हो गई ल्यूमिनर फेज। अब ल्यूमिनर फेज पे क्या बन रहा है आपका, स्फिंगोमाइलिन, और बाहर क्या बन रहा है आपका, ग्लाइकोलिपिड विद शुगर एडिशन, और ये किससे बन रहा, विद पीसी के एडिशन से, फॉस्फोराइल कोलाइन के एडिशन से। फाइनली आफ्टर अ सच मॉडिफिकेशन दीज मॉलिक्यूल आर लोकेटेड ऑन द आउटर हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कह रहे हैं कुछ समय बाद ये बाहर की तरफ दिखता हमें, ठीक है। What is the key event responsible for the such localization? First is membrane fuse only. Second is action of the flippage and membrane fusion. Third is a action of only flippage and flip-flop of these molecule in the Golgi membrane catalyzed by the proton pump. So what will the correct answer? तो ये आधी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन से पता चल रही कि जो ग्लाइकोलिपिड है वो आपका कहाँ, शुगर के ऐड होने से, एस ऐड होने से आपका कहाँ बन रहा, साइटोसोलिक साइट पे, मतलब कि कहाँ बन रहा, मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, मान लीजिए ये बन रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो स्फिंगोमाइलिन है वो पीसी के ऐड होने की वजह से, स्फिंगोमाइलिन है प्लस पीसी के ऐड होने से ये कहाँ बन रहा है आपका, ल्यूमिनर साइट। मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं अंदर की साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये पूछा कि इनके लोकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या की इवेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कैसे निकालोगे। देखो ये तो बन रहा बाहर, इसका मतलब है कि इसे साइटोसॉल में लाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना होगा, जो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता, बाहर की चीज़ें अंदर लाने के लिए होता फ्लीपेज, ठीक है, फ्लिपेज। और क्योंकि ये ल्यूमिनर साइड में है, इसको ल्यूमिनर साइड में लाना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, एक्शन ऑफ द फ्लिपेज एंड द मेम्ब्रेन फ्यूजन। क्योंकि सिर्फ फ्लिपेज के अगर एक्शन की बात करेंगे तो उससे केवल क्या होगा कि आउटर टू इनर साइटोसोलिक वाले फेस को हम लोग ग्लाइकोलिपिड को लोकलाइज कर सकते हैं, लेकिन बात आएगी स्फिंगोमाइलिन की, तो उसको लोकलाइज करने के लिए
हमें क्या मेम्ब्रेन फ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से रिलेटेड है। इसकी प्रीवियस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बताया था शॉर्ट में। क्या, व्हेन बैक्टीरिया ग्रोइंग एट द 20 डिग्री सेल्सियस आर फाउंड at 30 degree Celsius, they are most likely to synthesize membrane lipid with more। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड। सबसे पहले तो क्या है कि बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है उसे हम लोग 20 से 37 पे ले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो सबसे पहले टेम्परेचर और फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट समझ लो। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है कि मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्टेज को मेंटेन करके रखती, ना वो ज़्यादा जेल रहती ना बहुत ज़्यादा सॉलिड रहती। अगर ये दोनों ही हो गई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फ्लूइडिटी डिपेंड किस पे करती, टेम्परेचर पे, है ना। और जो टेम्परेचर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ना जेल होने देना, सॉलिड ज़्यादा स्टेज में जाने थे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीएम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर किस बात पे डिपेंड करता, सबसे पहले तो टीएम किसके प्रोपोर्शनल होता, लेंथ ऑफ चेन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, मतलब कि अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड बढ़ेंगे तो टीएम घटेगा, या टीएम बढ़ेगा तो ये घटेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद भी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब यहाँ अगर सिस बॉन्ड है, ट्रांस बॉन्ड है, ये बात भी, ट्रांस बॉन्ड है तो टीएम हाई होगा, लेकिन सिस बॉन्ड है तो टीएम थोड़ा सा लो होगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया के कल्चर को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसे 20 से 37 पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन के साथ अगर हम जाएंगे, आप जाओगे तो क्या होगा, शॉर्ट चेन, मतलब ये तो आपके टीएम को कम करेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लो टेम्परेचर से हाई में जा रहे हैं तो हमें तो टीएम बढ़ाना है ना, तभी तो सरवाइव कर पाएगा बैक्टीरिया। तो अगर शॉर्ट चेन है, क्योंकि टीएम प्रोपोर्शनल होता है इसके, और सैचुरेटेड फैटी एसिड का होना तो ठीक है, ये आपके टीएम को बढ़ा देंगे, लेकिन शॉर्ट चेन नहीं बढ़ा पाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत। सेकंड में क्या है, शॉर्ट चेन, ये तो गलत है ये भी। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये तो और ज़्यादा आपका टीएम क्या करेगा, लो कर देगा, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड में क्या है, लॉन्ग चेन, हाँ ये आपका टीएम को बढ़ाएगा, और साथ में सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। हाँ, तो अगर किसी बैक्टीरिया को 20 से 37 पे सर्वाइव करना, तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि लॉन्ग चेन ठीक है, पर अनसैचुरेटेड will cause the lower the TM, and lower the TM will cause the gel stage of the membrane and decreases the fluidity. So what will we want at the 37 degree Celsius, that we get the higher TM value with long chain and saturated fatty acids. So the correct option is option number 3. Okay, next question है, lipid rod are involved in signal transduction in a cell raft, have composition different from rest of the membrane। लिपिड ड्राफ्ट जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है, इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें लिपिड के भी फंक्शन बताए, 3 मेनली फंक्शन, उसमें से एक जो फंक्शन है आपका
वो कौन सा है, सिग्नल ट्रांसडक्शन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप एक लिपिड राफ्ट अगर है आपके पास, तो वो क्या कर रहा है कि मेम्ब्रेन में है और लिपिड राफ्ट फॉर द आइसोलेटेड, उसे आपने आइसोलेट किया एंड उसमें आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल है और साथ में स्फिंगोलिपिड्स हैं, जिसका रेशियो क्या है 2:1। मतलब अगर मान लो ये 20 है तो ये 10 होंगे, 2 गुने हैं ये, 2x एंड x। ठीक है, साइज टोटल राफ्ट का साइज कितना है आपका, साइज कितना है 35 नैनोमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का सरफेस एरिया 40 एंगस्ट्रॉम है आपका, और लिपिड राफ्ट का कितना है 60 एंगस्ट्रॉम। एक बार अच्छे से मार्क कर ले ताकि हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। आप देखो क्या क्या वैल्यू दी, एक तो इनका रेशियो 2:1 है, साथ में क्या है लिपिड राफ्ट का, साथ में 30, इसका जो साइज़ है वो 35 नैनोमीटर स्क्वायर है। कोलेस्ट्रॉल का जो सरफेस एरिया है वो है 40 एंगस्ट्रॉम और स्फिंगोलिपिड का है 60 एंगस्ट्रॉम। तो ये पूछ रहे कि एक राफ्ट में कितने कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगो लिपिड्स प्रेजेंट होंगे। तो कैसे आप इस वैल्यू को निकालेंगे, इसके लिए लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, तो क्या क्या दिया है वहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल लिपिड का सबसे पहले तो आप ले लीजिए रेशियो, रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, सरफेस एरिया आपका कितना दिया था, राइटिंग मत माइंड करना क्योंकि ये मैं पेन से नहीं लिख रही हूँ, आई जस्ट यूजिंग माई हैंड एंड फिंगर फॉर दिस। तो सरफेस एरिया इसका कितना है, अब देखो ये किसका था आपका, कोलेस्ट्रॉल का, 2:1 कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड। ठीक है, सरफेस एरिया इसका कितना था, इसका था 40 एंगस्ट्रॉम और इसका था 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब अगर हमें क्या फाइंड करना है, इसके नंबर कि कोलेस्ट्रॉल कितना है और स्फिंगोलिपिड्स कितने हैं। तो सबसे पहले तो अगर मान लो ये x है तो कम से कम ये 2x तो हो गई आपका प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप इसमें आप इसमें अगर टोटल एरिया निकालोगे तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का निकाल लो। तो कोलेस्ट्रॉल का टोटल एरिया सरफेस एरिया इसका क्या है 40 और टोटल एरिया ये से 2x है स्फिंगोलिपिड से। ठीक है, इसका मान लीजिए आपका निकला है 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसी तरह हम लोग स्फिंगोलिपिड्स का निकाल लेंगे। तो इसका है 60 एंगस्ट्रॉम इंटू एक्स, तो इसका कितना निकल आया आपका 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जब इन दोनों को आप प्लस करोगे और जो हमें टोटल एरिया दिया था वो कितना था 35 nm²। ठीक है, जब आप नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इतना आपने नोट कर लिया तो क्या आ जाएगा इधर पे आपका 3500 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल रहा था आपको 40 इंटू 2 80 प्लस 60 एंगस्ट्रॉम, टोटल कितना हो गया आपका 0 और ये 140 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, आप साथ में ये चल रहा है एक्स, यहाँ चल रहा है एक्स, अगर आप एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3500 अपॉन 140 which is equal to 25. Now we can multiply this x value into 2x and x. So we have a value that 2x ratio x and
x इज इक्वल टू 25. सो 2 इंटू 25 क्या मिल रहा हमें? कोलेस्ट्रॉल, which means 50. Number of cholesterol molecule is 50, and if we are multiply x with 25 we get, no, x की वैल्यू तो आपकी 25 है इंटू 1, so we get the 25. So we get the both of value that sphingolipid have the x which is equal to 25 and the cholesterol have the 50 molecules. So what will the correct option where you find 50 is to ratio 50 ratio 25? You find in this option number 1. So the option number 1 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देखो लिपिड ड्राफ्ट से है। अब आप समझ रहे हो लिपिड ड्राफ्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पहली जो पार्ट 1 है इस वीडियो का उसमें भी लिपिड ड्राफ्ट के क्वेश्चन है, इसमें भी आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन तो प्रोबेबली अब तक रिपीट हो गए होंगे लिपिड ड्राफ्ट के टॉपिक से। तो लिपिड ड्राफ्ट आर द रिच इन द बोथ sphingolipid and the cholesterol. Yes, we know that. And the cholesterol plays a central role in the raft formation since the lipid raft apparently do not form in its absence. Why do you think cholesterol is essential for the formation of the lipid raft? तो ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों समझते कि लिपिड राफ्ट में कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है? कोलेस्ट्रॉल ही आके क्यों बना रहा है स्फिंगोलिपिड के साथ लिपिड राफ्ट? तो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजेज द मोबिलिटी ऑफ द स्फिंगोलिपिड। ये आंसर तो गलत होगा, अगर मोबिलिटी डिक्रीज कर देगा तो फ़ायदा क्या है? लार्ज हेड ग्रुप ऑफ द स्फिंगोलिपिड रिपेल ईच अदर। अगर स्फिंगो, ये मान लो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाइलेयर, और ये यहाँ पे स्फिंगोलिपिड लगे दो। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो राफ्ट कैसे बनेगा आपका? प्रेजेंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो राफ्ट ही नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट विद द फैटी एसिड्स टेल इन द मेम्ब्रेन। तो अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही इंटरेक्ट कर पाता तो स्फिंगोलिपिड तो फिर बाइलेयर में होता ही नहीं है। स्फिंगोलिपिड कैन ऑल्सो इंटरेक्ट, both are interact and does signal transduction, right? And the fourth option is the planar cholesterol molecule are postulated to fill the voids that form the underneath the large head group of the sphingolipid. एंड फोर्थ ऑप्शन में वो ये कह रहा कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो इस पर स्फिंगोलिपिड्स लगे दो, उनके बीच कोलेस्ट्रॉल ये गैप फिल करने के लिए होता। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर 4, ताकि एक राफ्ट बन पाए और वो क्या कर पाए? अपना काम कर पाए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर आपका है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोफोरिन हैविंग अ वन हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन इज एबल टू स्पैन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ओनली। क्या बोल रहे हैं कि एक ग्लाइकोफोरिन है, ग्लाइकोफोरिन के पास एक हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन है जो कि स्पैन कर रहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। ये आपका ग्लाइकोफोरिन तो कितने बार करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका आंसर तो आपको करंट सेक्शन में देना होगा क्योंकि ये तो बहुत ही इजी आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली वंस। एक बार हाइड्रोफोबिक, एक बार जब स्पैन कर रहा तो बाइलेयर उसके पास एक हाईली हाइड्रोफोबिक डोमेन है, तो जो लिपिड भी बाइलेयर हो गया, क्यों कैसे? वो तो हाइड्रोफोबिक ही होती ना। बीच में अगर किसी मेम्ब्रेन, किसी प्रोटीन को स्पैन करना तो उसे थोड़ी हाइड्रोफोबिसिटी होनी चाहिए उसके पास। तो जब एक बार एक हाईली डोमेन है उसके पास तो
एक बार ही स्पैन करेगा। वैसे भी ग्लाइकोफोरन की अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो इसका आंसर वैसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं हाइड्रोफोबिक से रिलेटेड। अब इसका जो एंड टर्मिनस होता वो कहाँ होता? आउटसाइड द सेल, मतलब कि ये आपका एंड टर्मिनस है, एंड यहाँ आपका सी टर्मिनस होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ ग्लाइकोफोरिन आपको दिख रहा ना, ये आपका ग्लाइकोफोरिन एन इंटीग्रल प्रोटीन, और यहाँ पे भी ग्लाइकोफोरिन है जो किससे अटैच है? बैंड 3 प्रोटीन से। बैंड 3 प्रोटीन का नाम सुना है आपने? इंटीग्रल ये भी प्रोटीन है। यहाँ ये देखो अटैच है एनकायरिन से, एनकायरिन के साथ फिर ये अटैच है यहाँ स्पेक्ट्रिन से, स्पेक्ट्रिन। ये पेरीफेरल, ये सारे कैसे हैं आपके? पेरीफेरल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, 4.1 एक्टिन, बीटा स्पेक्ट्रिन, और ये आपके हैं कौन से? येलो कलर से जो हैं तो वो है आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिपिड्स? फर्स्ट इज हेल्प इन इंक्रीजिंग द लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन इन द आउटर लीफलेट ऑफ द बाइलेयर। इंटरेक्शन में तो कोई हेल्प नहीं करता, इंटरेक्शन में करता है लेकिन ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, आप पहले सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा उसके बाद आंसर देना ईजी हो जाता है। मूव द सर्टेन फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम वन लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनादर। हाँ ये ठीक है। लोकलाइज मोर नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द लिपिड बाइलेयर। And fourth is the uncoupling of the V snare and T snares after the fusion of the incoming vesicle with the targeted membrane। तो ऐसा तो कोई V snare T snares में तो इनका कोई रोल नहीं है, लोकलाइजेशन में भी नहीं है, वो भी निगेटिवली चार्ज के लोकलाइजेशन में तो नहीं है। अब देखो यहाँ क्या दिया? फ्लीपेज है ना। एक ट्रिक हमेशा, फ्लीपेज फ्लोपेज में शायद कोई कंफ्यूज होता होगा तो उनके लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखना। अगर इसमें क्या लिखा? फ्लीपेज, फ्लीपेज मीन्स यहाँ क्या आ रहा? आई, आई आ रहा ना, तो ये आउटसाइड टू इनसाइड करेगा ट्रांसफ़र। और फ्लोपेज की बात है तो ये इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि उसमें ओ आ रहा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखना। तो अब इसमें देखो क्या है, फ्रॉम द वन लीफलेट मेम्ब्रेन, तो इसमें अब करेक्ट आंसर आपको फाइंड करना क्या होगा? 2, आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Okay, so the next question is June 2016, labeling a membrane spanning domain। एक membrane spanning domain है, ठीक है, ये डोमेन है। इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इन गिवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल विदाउट डिस्ट्रप्टिंग इस स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर को बिना डिस्ट्रप्ट किए इसे सक्सेसफुली कैसे आइसोलेट करें? तो इसके लिए इम्यूनोकेमिकल मेथड, इम्यूनोकेमिकल मेथड तो आपका ज़्यादातर एंटीबॉडी एंटीजेंस के रिलेटेड काम आता। सेकंड क्या है? मेटाबॉलिक लेबलिंग विद द रेडियो आइसोटोप। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी लेबलिंग। हाँ, एंड फोर्थ इज लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस फॉलोड बाय द मेटाबॉलिक लेबलिंग। अब ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? इंटीग्रल एल, ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को पूछ रहे हैं, तो यहाँ तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा पहले ही। मेटाबॉलिक लेबलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इंटीग्रल प्रोटीन निकालना तो ये रीज़न तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, तो अगर उसके लिए सबसे अच्छा मेथड यूज़ किया जाएगा तो वो कौन सा है? हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी लेबलिंग। तो द करेक्ट आंसर इज सी। Next question is December 2016. In an experiment, red blood cells are subjected to the lysis, and any unbroken cell were removed by the centrifuge.
सेंट्रीफिकेशन एट द 600 G। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक आपने कुछ है एक एक्सपेरिमेंट में रेड ब्लड सेल्स ली, रेड ब्लड सेल्स लिए आपने, ठीक है, और क्या किया, उसे सेंट्रीफ्यूज किया 600 फोर्स पे। द सुपरनेटेड वॉज टेकन, सुपरनेटेड फिर से लिया उसको सुपरनेटेड, है ना, और उसे किस पे, इतने पे फिर से रन किया, एंड अगेन पैलेट लेके उसको 5 मोलर NaCl से ट्रीट करा के फिर से सेंट्रीफ्यूज किया। तो वो कौन सी प्रोटीन होगी सुपरनेटेड की जो प्रेजेंट होगी? तो उसका करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? उसमें 4 ऑप्शन है। एक तो बैंड 3 प्रोटीन, एक मिनट क्वेश्चन ये रहा, यस, बैंड 3 प्रोटीन, GPCR, ग्लाइकोफोरिन, स्पेक्ट्रिन। ग्लाइकोफोरिन तो हम लोगों को पहले ही पता कि कैसा है आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। GPCR भी पता, ये भी रिसेप्टर की तरह काम करते, ये भी। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए मैं इनकरेक्ट। बैंड 3 प्रोटीन और स्पेक्ट्रिन में अगर किसी को कंफ्यूजन, जैसे बैंड 3 भी पेरीफेरल प्रोटीन नहीं होता, ये कैसा होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता। तो सिर्फ स्पेक्ट्रिन है जो कैसा पेरीफेरल प्रोटीन होता। अब जब बात आती इंटीग्रल प्रोटीन की और पेरीफेरल प्रोटीन की, तो इंटीग्रल का आइसोलेशन कैसे होता? किसी डिटर्जेंट के थ्रू, आइदर वो आपका SDS हो, SLS हो, या फिर ट्राइटेन X हो। लेकिन जो पेरीफेरल का आइसोलेशन करते हैं वो आप कैसे करोगे? वो आप हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब 5 मोलार का NaCl दिया जाएगा तो ऑब्वियसली पेरीफेरल रिमूव हो जाएगी, सुपरनेटेड में पेरीफेरल आ जाएगी, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? आंसर नंबर 4, क्योंकि ये तीनों तो कैसी हैं आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, पेरीफेरल केवल यही है, ठीक है। और इसके पीछे ये आपने इमेज अगर ध्यान से देखी होगी तो आप वैसे भी इसका आंसर दे देते हैं। ये देखिए स्पेक्ट्रिन है जो केवल पेरीफेरल प्रोटीन है, और ये सारे आपके कैसे हैं, एंकारिन और स्पेक्ट्रिन पेरीफेरल है। बाकी बैंड 3 भी आपका इंटीग्रल है, ग्लाइकोफोरिन भी इंटीग्रल है, ठीक है। और GPCR तो आपने पढ़ा ही होगा, सेल सिग्नलिंग में इंटीग्रल है। नेक्स्ट ऑप्शन है, if one of the two fatty acid chain is removed from the phospholipid by the hydrolysis in the solution, such phospholipid will form। that is also very easy question, 2 marks का क्वेश्चन ये आपका दिसंबर 2018 में आया था कि अगर हम क्या करें, 2 फैटी एसिड ऐसे चेन है, उसमें से एक चेन को रिमूव कर दें, एक अलग, वो भी किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस करें इसका, तो क्या बनेगा? लाइपोसोम बनेगा, माइसिल्स बनेंगे, या फिर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बन पाएगी वापस, या सिमेट्रिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनेगी। तो क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मिशेल्स, ठीक है। ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को समझो कि एक लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, 2 लेयर्स जब अलग हुई तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलके लिपिड बाइलेयर तो बना नहीं पाएंगी, है ना। हो सकता है अगर ये दोनों लिपिड मिलके बनाती भी तो एक लिपोसोम बन जाता, लेकिन क्योंकि सिंगल लेयर ही है और एक्वा सॉल्यूशन है तो क्या बना देगा, ये मिशेल्स बना देगा, ठीक है। अब देखो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना, क्या, कि जब लाइपोसोम है तो लाइपोसोम कैसा होता, बाइलेयर होता, और ये कैसा होता, मोनोलेयर होता है ना, मिशेल्स मोनोलेयर होते हैं, MM ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब जब ये मोनोलेयर है तो कैसे अरेंज होंगे, हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ अरेंज होंगे और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ,
ठीक है, इस तरीके से ये अरेंज होंगे ऐसे। तो इसका कोर कैसा कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या ये हॉलो है? तो इसका कोर जो होगा वो कैसा होगा? इसका कोर पहले तो होगा हाइड्रोफोबिक, प्लस कैसा होगा? हॉलो नहीं होगा, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वहीं बात करें लिपोसोम की, क्योंकि वो बाई लेयर से बन रहा, तो कैसा होगा लिपोसोम? ये ये एक लेयर ऐसे लगती जाएगी, ऐसे, और यहाँ से ये हेड कवर करेंगे, और हाइड्रोफोबिक रीजन इस तरफ होगा, ठीक है। तो बीच का जो एरिया बचेगा आपका, एक हाइड्रोफिलिक हेड की लेयर एक ये हो गई और एक बाहर हो गई। बीच में कैसा रीजन होगा इसका? ये होगा हाइड्रोफोबिक, और कोर इसका कैसा होगा? कोर होगा हॉलो, इसलिए लिपोसोम को यूज़ करते कभी कभी ड्रग डिलीवरी और कई सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। बाकी ये देखो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों के, कैसा दिख रहा है आपको लाइपोसोम और मिशेल्स में? क्या डिफरेंस दिख रहा है? बाकी इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ है इंपॉर्टेंस, ये आप याद कर लेना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे बन पाए अगर आते हैं तो। Again, the question number is 27 from the December 2018. Ability of a membrane protein to span a lipid bilayer strictly depend in the presence of zinc finger domain, alpha helix, beta parallel sheet, and anti-parallel beta sheet. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, अल्फा हेलिकल। अल्फा हेलिकल पे ही कोई जो वो है मैम आपकी इंटीग्रल प्रोटीन, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें अल्फा हेलिकल ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा हेलिकल में क्या होता, मान लीजिए लिपिड वाई लेयर है, तो पहले तो उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से कोई अगर पोलर बॉडी भी इंटर कर रही है हाइड्रोफोबिक रीजन में, तो ये उसे पता कर लेंगे। तो इस वजह से बीटा हेलिकल्स भी होते हैं, लेकिन अल्फा हेलिकल द मोस्ट प्रोफाउंड in the integral protein. Next question is the match the enzyme in the column A with the respective biological function in the column B. तो जो इसकी टेबल है वो नेक्स्ट स्लाइड में है आपकी। 4 ऑप्शन दिए, लाइपेज, फ्लिपेज, फ्लीपेज, स्क्रैम्बलेज। एक सेकेंड, इसमें शायद 2 बार फ्लिपेज हो गया ना, एक बार इसमें फ्लॉपेज होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम ले लेते फ्लॉपेज, ठीक है। अब आपको क्या बताया था कि इसके जो मिडिल लेटर है ना, उससे आप इसका फंक्शन याद रख सकते, ठीक है। तो जैसे है आई, मतलब आउटर टू इनर, और इसमें है ओ, तो मतलब इनर टू आउटर। जो इसका मेन लेटर मिडिल लेटर है वो इसके डेस्टिनेशन को बताएगा। स्क्रैम्बलेज क्या करता है, ये तो बोथ साइड करा देता, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों एटीपी डिपेंडेंट भी हैं साथ में, और इसमें से मैं करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना। तो पहला क्या है कि catalyze the ATP dependent translocation of the aminophospholipid phosphatidylamiine and the phosphatidylserine from extracellular मतलब out extracellular to मतलब outer to inner ले जा रही है, ठीक है। साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है ये कैटालिसिस एटीपी डिपेंडेंट, हाँ ठीक बात है। ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम साइटोसोलिक, साइटोसोलिक कैसी होगी आपकी इनर लीफलेट की बात कर रहे हैं, इनर टू आउटर, ये आउटर ले जाएगा। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि लाइपेज ही ये काम कराता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ बनाएंगे ए का थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो अब ये इन 3 ऑप्शन से भी हम पता लगा सकते। फ्लीपेज आउटर टू इनर कौन ले जा रहा, ये हो गया यहाँ पे, मतलब कि
बी का फर्स्ट, और फ्लॉपेज का क्या काम है, इनर टू आउटर, जो कि सेकंड ऑप्शन नंबर हो रहा, तो सी का सेकंड एंड ऑब्वियसली डी का फोर्थ। तो ऐसा 3 1 2 4 ये कॉम्बिनेशन आपको पीछे देखना है ABC में, ठीक है। 3 2 3 तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो एक बार आप लोग ये पीछे स्लाइड करके एक बार देख लेना, यही है इसका आंसर। ये खुद आप मैच कर लेना, बाकी वहाँ तो फंक्शंस के साथ मैच कर ही लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर कोई गलती हो तो आप खुद एक बार मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड राफ्ट। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो आपका अभी रिसेंट आया था ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। PS, फॉस्फेटिडिलसेराइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ग्लाइकोलिपिड तो फिर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। अब लिपिड राफ्ट की एक बार आप और पिक्चर देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही, फॉस्फोलिपिड, ये जो ग्रीन कलर के हैं वो क्या है आपके, ये आपके फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑरेंज कलर के हैं आपके वो क्या हैं, स्फिंगोलिपिड्स। ये हैं आपके स्फिंगोलिपिड्स। और जो आपको येलो रेड, ये जो बीच में आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिख रहा है वो आपके कोलेस्ट्रॉल है। ये जो येलो और रेड से जो दिख रहा ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। और PS तो सबको पता है कहाँ प्रेजेंट रहता, ये होता सेरीन, आपका फॉस्फेटिडिलसेरीन साइटोसोलिक फेज पे प्रेजेंट रहता। जब सेल में स्पेसिफिक कंडीशन आती तब ये बाहर दिखने लगता है ना। और जो कि क्या होती, एपोप्टोसिस की, अगर सेल इन्फेक्टेड है कोई बात है तो ये अपना ईट मी सिग्नल दे देगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तब तब फॉस्फेटिडिलसेरीन का मेन फंक्शन यहाँ आपको दिखेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The three common type of the membrane lipid are the cholesterol, phospholipid and the glycolipid. Second option है phosphoglycerides carry a glycerol backbone, two fatty acids and a phosphorylated alcohol. Next क्या है, most phospholipid are and glycolipid are the bimolecular sheet rather than the micelle and aqueous media. And fourth is the common alcohol moieties in the phosphoglyceride are the glycerol, inositol, choline, ethylamine and the tyrosine. इसमें तो ये 3 टाइप के कॉमन लिपिड्स तो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, इस ग्लाइकोलिपिड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें कौन सा देखना है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है कि इसमें फैटी एसाइल चेन होती, हाँ ये ठीक बात है कि ये किसके, ग्लिसरॉल बैकबोन के बने होते, ठीक है। और उसमें एक फॉस्फोरेटेड अल्कोहल भी जुड़ा होता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी करेक्ट है क्योंकि, हाँ नेक्स्ट भी करेक्ट है। फोर्थ वाला जो आपका है वो इनकरेक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ठीक है यहाँ तक ठीक है, कोलाइन तक ठीक है, एथाइलोनामाइन तक ठीक है, पर टायरोसिन में तो कोई अल्कोहल माइटीज नहीं जुड़ी होती ना। तो इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। और एक बार आपको सारे स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज रिस्क लेने में कोई समझदारी नहीं है CSIR में।
नेक्स्ट है सितंबर 22 का, which one of the following is abundant in the plasma membrane of the mammalian cell but it is absent from the most prokaryote and the plant cell? तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको आराम से दे के गया होगा ये सितंबर में जो अपीयर हुए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जगह यहाँ पे क्या स्टिग्मेस्टेरॉल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता। ठीक है, वो भी हायर एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट है जून 2023 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड अकर स्पॉन्टेनियसली इन द एक्वस सॉल्यूशन? अ फेवरेबल चेंज और स्पॉन्टेनियस चेंज या क्या होते हैं, या एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि जितना आपका डेल्टा जी निगेटिव रहेगा, फ्री एनर्जी जितनी निगेटिव रहेगी, वैल्यू जितनी निगेटिव रहेगी, उतने ज़्यादा चेंज स्पॉन्टेनियस होंगे। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो हमें उसमें क्या होगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी और खुद उस रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ बायोलिपिड फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अच्छा ये बताओ कि आपके पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें बाइलेयर बनाने के लिए आपको कोई एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आंसर तो इनकरेक्ट है। सेकेंड है डिस्पर्सन ऑफ अ वन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू द मैनी स्मॉल वन। ऑयल को स्प्लिट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। टीयरिंग द लिपिड बाइलेयर, टीयर करने के लिए उसको देनी पड़ेगी। कन्वर्जन ऑफ द मेम्ब्रेन वेसिकल टू अ फ्लैट बाइलेयर, या फिर मेम्ब्रेन जो वेसिकल है उसे आप फ्लैट बाइलेयर बनाने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात किसकी हो रही है, एक्वा सॉल्यूशन की। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में लिपिड बाइलेयर हमें पता है कि हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है। तो जब हम इसे फ्लैट बाइलेयर बनाएंगे तो क्या होगा, हेड तो इंटरेक्ट कर लेंगे वाटर से, लेकिन जो उसकी टेल है, जो टेल है वो तो हाइड्रोफोबिक है ना, वो कैसे इंटरेक्ट करेगी? तो क्या होगा, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज द 4। एक और ऑप्शन है, एक और क्वेश्चन है आपका, इन द सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज एज कंटिन्यूस डबल लेयर विद एन अप्रोक्सीमेटली थिकनेस। अब थिकनेस है देखो, इसमें किस में पूछी, नैनोमीटर में पूछी, तो ये कन्फ्यूज़न में आप कुछ 20 बहुत लोग हो सकता लगा दें, या हो सकता 50 लगा दें, क्योंकि 50 एंगस्ट्रॉम होगी। तो आपको ध्यान रखना यूनिट्स का, डिजिट इसमें क्या मेज़रमेंट यूनिट दी गई, तो एनएम दिया गया ना, नैनोमीटर है, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा 5 नॉट 50, क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम नहीं लिखा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 एंगस्ट्रॉम। द करेक्ट ऑप्शन इज 3। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे सारे पोस्ट अपलोड होते, ठीक है, सारी वीडियो और जो भी अपडेट्स हैं न्यू CSIR के रिगार्डिंग विदाउट एनी प्रमोशन ऐड, वो यहीं पे अपलोड होते। ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप इसको शेयर कीजिए, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ ये देखिए आप अपडेट सारे CSIR से रिलेटेड, या जो भी आपको बुक्स PDF चाहिए फ्री में, वो सारे यहाँ मिल जाएंगे। प्लस कोचिंग नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को डाउनलोड करना नहीं आ रहा तो उसकी भी वीडियो आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी एनिमल फिजियोलॉजी की, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लस इसका पार्ट 1 पहले ही चैनल पे अपलोड हो गया था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए आप जितना हो सकता है, क्योंकि ये सेट में भी आपके काम आएंगे। ये क्वेश्चंस छोटे छोटे जो 2 नंबर के हैं नेट में भी काम आएंगे, और जितने भी CSR से रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जाम हैं उनमें सब में काम आएंगे। तो प्लीज़ आप इस